पिछले वीडियोस में हमने जो 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए थे। तो आज उसका सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर का जो है चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं, दूसरा वीडियो में थ्योरी पढ़ेंगे। तो जैसे कि सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। यानी कि जलोढ़ मृदा कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। यानी जलोढ़ मृदा जो होती है वो सबसे ज़्यादा कौन कौन राज्यों में पाई जाती है उसका नाम बताएं, और ये मृदा में इस तरह की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, ये हम क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो अक्सर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसको ज़्यादा लंबा करके नहीं लिखना है, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है ना, तो एग्जामिनर सोचता है कि ये ओवर लिखा है तो ओवर के लिए नंबर आपको कम भी मिल सकता है। तो सटीक यही होता है कि हम लोग 3, 4 या 5 लाइन में लिखें, तो हम अपना भाषा में इसको तोड़ के लिखें। तो चलिए समझते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। मतलब कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो मैदानी इलाका में ज़्यादा पाया जाता है। तो देखिए, हम लोग जैसे बिहार में रहते हैं, बिहार का जितना भी इलाका है या यूपी का जितना भी इलाका है या ये जो है पंजाब हरियाणा, तो ये सब मैदानी इलाका कहलाता है। यहाँ पहाड़ पठार कम पाया जाता है, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, उसमें जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो असम में पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, दालें और सब्जियां उगाई जाती है। मतलब इस तरह का मिट्टी में जो है वो ज़्यादातर गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, दालें और सब्जियां उगाई जाती है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। देखिए, सामोच्च कृषि होता है वैसा कृषि जो कि मतलब पहाड़ी इलाका में उगाया जाता है। तो ये होता है पहाड़ी ढलानों पर भूमि के समान ऊंचाई वाले भागों में खेत बनाकर खेती करने की विधि को सामोच्च कृषि कहते हैं। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और पानी भी बचता है। यानी कि सामोच्च कृषि जो होता है, जैसे कि हम लोग का तो मैदानी क्षेत्र है या बिहार बंगाल जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि प्लेन एरिया रहता है, वहाँ पर किसी भी तरह से कृषि उगाई जा सकती है। लेकिन ये जो पहाड़ी ढलानों पर जो होती है, तो वहाँ पर कैसे कृषि उगाई जाए, तो ढलानों में ही मतलब खेत बनाकर उनमें कृषि को उगाई जाती है, जिनसे कि वहाँ की जो मिट्टी होती है उस उनकी कटने में कमी आती है, कटाव में कमी आती है और पानी का भी बचत होता है। और ये समोच्च कृषि ज़्यादातर असम में उगाई जाती है, या तो फिर जो भी पहाड़ी इलाका है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उधर उगाई जाती है। तो उधर ये समोच्च कृषि का उपयोग होता है। इस तरह से उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। यानी पवन अपर्दन वाले जो क्षेत्र होती है उसमें कृषि की जो है कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, यानी कृषि की कौन सी पद्धति को इस्तेमाल में मानी जाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टी कृषि यानी जिसको स्ट्रिप क्रॉपिंग भी बोलते हैं और वृक्षारोपण उपयोगी माना जाता है। इससे तेज़ हवा की गति कम होती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। यानी जहाँ भी पवन अपर्दन का मतलब हो गया जैसे कि जहाँ पर हवा से मिट्टी कटता हो। अपर्दन मतलब होता है कटना, पवन मतलब हवा। तो जहाँ की मिट्टी मतलब हवा से कटता हो वहाँ किस तरह की कृषि जो उपयोगी मानी जाती है, तो वहाँ पर किस तरह की पट्टी कृषि जो कि स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है उसको उपयोगी मानी जाती है। और वृक्षारोपण यानी कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा लगाए जाते हैं, उनको उपयोगी माना जाता है। इससे तेज़ हवा की गति यानी जब तेज़ हवाएं चलती है उनको रोक देती है ना, तेज़ हवा की गति कम होती है और मिट्टी का जो कटाव होता है, तेज़ हवा के कारण जो मिट्टी का कटाव होता है वो भी कम होने लगता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन में। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। मतलब ये कह रहा है कि भारत के कौन सा भाग में नदी डेल्टा जो होता है वो उनका विकास हुआ है। उनके बाद वहाँ की जो मृदा होती है उनकी क्या विशेषता है, कैसी मृदा होती है। तो देखिए, भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के मुहाने पर डेल्टा का विकास हुआ है। यानी कि भारत में जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, महानदी है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के मुहाने पर क्या है, डेल्टा का विकास हुआ है। ठीक, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसमें फसलें अच्छी होती है और धान की खेती अधिक की जाती है। यानी कि ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र हुआ या ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र हुआ या महानदी का जो क्षेत्र हुआ जो कि नदी डेल्टा बनाती है, वहाँ पर जो फसलें उगती है वो होती है, धान की खेती अधिक की जाती है।
यानी कि गंगा नदी के बगल में जो गंगा जो डेल्टा का निर्माण करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा का निर्माण करती है, उस समय धान की खेती बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसलिए यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है या की जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ नदी डेल्टा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और दुनिया का सबसे ज़्यादा नदी डेल्टा वहीं पर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस पर सहायक है? यानी कि फसल चक्रण जो होता है, यानी फसल, यह फसल कटा फिर दूसरा फसल, वो जो फसल चक्रण होता है वो मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का बचाव में वो किस प्रकार से सहायक होती है ना? तो इस पर आंसर है, फसल चक्रण में खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाई जाती है। यानी खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता, यानी कि एक फसल काटे दूसरा फसल के लिए खेत को खाली छोड़ दें, नहीं, यानी एक फसल काटे ऊपर से दूसरा फसल उसी में फिर उगा दिए। यानी अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाई जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, यानी मिट्टी में जो उर्वरता होती है, मिट्टी की जो शक्ति होती है वो बनी हुई रहती है और मिट्टी खराब नहीं होती। यह मृदा संरक्षण में सहायक होता है। तो लघु उत्तरी प्रश्न में 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है उसका आंसर। क्योंकि लंबा इसलिए होता है क्योंकि ये 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको डिटेल में ज़्यादा लिखा जाता है। तो ये देखकर घबराना नहीं है, इसको बढ़िया से समझना है, रटना नहीं है। समझ कर एक बार देख लेना है, एक बार देख के समझ लेना है, 2 बार देख के समझ लेना है, उसके बाद फिर ज़रूरी नहीं है इसको रटना, वो अपने आप बन जाती है। जैसा दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? मृदा अपरदन का मतलब हो गया मिट्टी का कटना, यानी कि मिट्टी की कटने में जो जलाक्रांतता होती है वो किस तरह से उपस्थित होता है। तो चलिए इसको आंसर की तरफ जाते हैं। जब खेतों में अधिक सिंचाई या वर्षा का पानी लंबे समय तक जमा रहता है, यानी कि जब खेतों में जो होता है वो अधिक सिंचाई होती है या तो फिर वर्षा का जो पानी होता है वो ज़्यादा समय तक जब जमा रहता है, तब जलाक्रांतता उत्पन्न होती है। इससे मिट्टी में हवा का प्रवेश कम हो जाता है और भूमि की उर्वरता घट जाती है। यानी कि जब कोई भी खेत हो या खेती कोई भी करता हो तो उसमें जब ज़्यादा दिन तक पानी जब रहती है तो उसमें क्या होता है कि पानी जो है मृदा को वहाँ की टाइट बना देती है। और जब टाइट बना देगी तो उसमें केंचुआ नहीं पाया जाता है और मिट्टी को भुरभुरा नहीं किया जाता। मिट्टी जब टाइट हो जाती है तो उनमें हवाएं जो थी वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिनसे होता क्या है कि भूमि की उर्वरता यानी भूमि की शक्ति जो है वो घट जाती है। जलाक्रांतता के कारण मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। बाद में पानी के बहाव से मिट्टी आसानी से कटने लगती है, जिससे मृदा अपरदन बढ़ता है। इससे फसल उत्पाद भी कम हो जाता है। यानी जब जलाक्रांतता होगा तो जब मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जब उपजाऊ के लिए नहीं बचेगी तो उसमें फसल वसल उपजता नहीं है ज़्यादा, या तो फिर कोई भी जैसे घास वगैरह हो गया वो सब भी नहीं उगता है। तो उनसे होता क्या है, जब फिर दोबारा अगर बारिश होती है तो पानी के बहाव के कारण क्या होता है, बिना कोई फसल रहने की वजह से मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, मृदा अपरदन बढ़ जाता है। इसका मतलब मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। उसके बाद इससे फसल उत्पादन भी कम हो जाता है और इससे हमें रिजल्ट फसल फसल उत्पादन का भी मिलता है जो कि कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा मतलब हो गया मिट्टी, संरक्षण मतलब हो गया बचाव या तो फिर हिफाजत, यानी कि मिट्टी का जो बचाव या हिफाजत करना होता है उस पर हमको निबंध लिखने के लिए बोला है। तो मृदा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मतलब अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो हम लोग ना तो रह पाएंगे और ना ही खेती बाड़ी हो पाएगी। तो खेती और पौधों की वृद्धि मृदा पर निर्भर करती है, यानी खेती जो होती है और पौधों की जो वृद्धि होती है वो तो मिट्टी पर ही निर्भर रहती है। क्या है कि कोई पानी में तो कोई खेती कर नहीं सकता, या तो फिर कोई पहाड़ी इलाका में खेती कर नहीं सकता, रेगिस्तान में कर नहीं सकता, उसके लिए मिट्टी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मृदा का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, यानी इसीलिए जो होता है मिट्टी का जो बचाव होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। मिट्टी को कटने और ख़राब होने से बचाने की प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। यानी मिट्टी जो होता है उसको कटने से या उसको ख़राब होने से जो बचाने की जो प्रक्रिया होती है उनको मृदा संरक्षण कहा जाता है। वनों की कटाई, अधिक चराई, बाढ़ और तेज़ हवा से मिट्टी का कटाव होता है। यानी कि जो वनों की, जैसे कि आजकल वन काफ़ी ज़्यादा कटे जा रहे हैं, या तो फिर अधिक चराई जो होता है उसमें भी वही वनों की कटाई की जैसी होती है, या तो बाढ़ और तेज़ हवा जो होता है उनसे भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, भूमि की जो शक्ति होती है, उगाने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण यानी कि पेड़ पौधे लगाना, समोच्च कृषि यानी कि पहाड़ी इलाकों में भी खेती बाड़ी करना, पट्टी कृषि, बांध निर्माण और फसल चक्रण जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। यानी कि मृदा संरक्षण के लिए वृक्ष रोपना, या तो फिर समोच्च कृषि बना, या पट्टी कृषि बना, या तो फिर बांध का निर्माण करना जिनसे कि पानी जहाँ तक नहीं जा पाती है वहाँ तक लेके जाना,
या तो फिर जहाँ अधिक पानी चली जाती है वहाँ पानी को रोकने के लिए बांधा बनाया जाता है। तो और फसल चक्रण यानी कि मिट्टी को एक फसल रोप के उनको छोड़ना नहीं है, फिर टाइम चेंज होते ही दोबारा फसल लगा देना है। तो फसल चक्रण जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। इससे मिट्टी सुरक्षित रहती है, यानी मिट्टी का बचाव होता है और खेती अच्छी होती है। इस प्रकार मृदा संरक्षण पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए आवश्यक है। यानी इस प्रकार जो मिट्टी का जो बचाव होती है वो हम लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, कृषि दोनों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो मृदा संरक्षण जो होता है यानी मिट्टी का बचाव पर निबंध लिखने के लिए बोला, तो हम लोग इतना लिख दिए, ये काफ़ी है। इसमें हम लोग को आराम से 5 नंबर मिल जाएगी, जो कि अपना भाषा में, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है कि याद नहीं हो पाएगी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट कीजिए। मतलब कह रहा है कि भारत में जो पशु पालने की जो क्षमता होती है लोगों में, वो बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा पशुओं को पालते हैं या पशु बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इतना पशु होने के बावजूद जो होता है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है यानी भारत की जो इकोनॉमी है, उसमें आखिर इनका योगदान क्यों नहीं होता है, वही स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो इनको भी आसान भाषा में देख लेते हैं। भारत में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, यह हम सब जानते हैं। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका योगदान कम है। इसमें मुख्य कारण पशुओं की कमज़ोर नस्ल, उचित देखभाल की कमी और चारे की समस्या है। यानी भारत में पशु तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें जो होता है भारत में पशु, जैसे कि एक हो गया नस्ल की कमी हो जाता है। जिस नस्ल का जो पशु होता है वो भारत में नहीं मिल पाता, या तो फिर उचित देखभाल, यानी यहाँ देखभाल भी सही नहीं होता, या तो फिर चारे की समस्या भी हो जाती है कभी कभी। एक ग्रामीण क्षेत्रों में कई पशु कम दूध देते हैं। पशुओं के लिए अच्छी चिकित्सा और पोषण की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं ना, गांव का क्षेत्र, उनमें क्या होता है कि पशु दूध कम देते हैं। उसका ये रीज़न होता है कि पशुओं के लिए जो अच्छी चिकित्सा होती है, यानी अच्छी उनकी मेडिसिन होती है, या अच्छे उनके लिए जो डॉक्टर होते हैं, वो उनकी कमी होती है गाँव में। और पोषण की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है, यानी कि उनको सर्वाइव के लिए क्या क्या उनके लिए सही होगा वो भी नहीं मिल पाता है उन लोग को। तो अधिक चराई के कारण घास के मैदान भी नष्ट होते जा रहे हैं। यानी कि चराई जो होता है वो पशुओं के लिए, वो घास के मैदान में की जाती है, उससे क्या होता है, घास का मैदान में क्या हो जाता है, नष्ट होते जा रहा है। ठीक। यदि पशुपालन को आधुनिक तरीके से किया जाए, यानी कि अभी जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके से अगर पशु को पाला जाए, अधिक अच्छी नस्ल के पशु वाले जाएँ और उचित देखभाल हो, तो पशुधन का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ सकता है। मतलब इसका कहने का साफ मतलब है कि जो आजकल जो गाँव का खास करके इलाका है, वहाँ पर जो पशुओं को पाला जाता है, तो पशुओं को उस हिसाब से वहाँ ढंग से नहीं पाला जाता है। एक अच्छी पशुओं को चिकित्सा नहीं मिल पाती है, या तो फिर पशुओं को एक अच्छा चारा नहीं मिल पाता है। मतलब गाँव समय क्या होता है कि पशुओं को ऐसे ही सिंपली सिर्फ रखा जाता है, घास के मैदान में उसको चराया जाता है, उसके बाद रखा जाता है। अगर उनको किसी तरह का जो बीमारी होती है वो सब होते हैं, तो उनको भी ठीक से उनका चिकित्सा मिल ही नहीं पाता है। तो उनमें होगा क्या कि उनका जो पालन होता है वो उचित तौर पर नहीं हो पाती है। जिसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में जो अत्यधिक पशुपालन हो या पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय इकोनॉमी में इनका योगदान लगभग ना के बराबर होती है। तो ये हो गया अपना भाषा में ये क्वेश्चन थ्री, जो कि इस चैप्टर का लास्ट अभी क्वेश्चन था। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।